दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस ऑपरेशन लोटस की आपने अब तक चर्चा सुनी और उस ऑपरेशन लोटस के सहारे विपक्षी दलों को तोड़ते हुए देखा, अब ये ऑपरेशन लोटस अपने घर के अंदर खेल करने की तैयारी में लगा हुआ है। जिनके कंधे पर चढ़कर सरकार बनाई गई, जिनके कंधे पर चढ़कर 240 के नंबर को 293 तक लाया गया, अब 240 के नंबर को ऊपर कैसे ले जाया जाए, इसमें कोई भी पक्षी पार्टी नहीं मिली। इसमें इंडिया गठबंधन का कोई भी कंस्टिट्यूएंट, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे या शरद पवार की पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, किसी ने अपना दरवाजा खिड़की ऑपरेशन लोटस के लिए खोला नहीं। लेकिन दरवाजा खिड़की जिन लोगों ने हनुमान बनकर खोला, दरवाजा खिड़की जिन लोगों ने 400 की जगह 4000 पार कराने की बात करते हुए खोला, क्या एक एक कर सबका नंबर आने वाला है? और पहले निशाने पर कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है? ये दोनों सवाल आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन गए हैं। महत्वपूर्ण सवाल इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी के शीर्ष पर काबिज गुजरात की जोड़ी, जिसे लोग गुजरात लॉबी भी कहकर संबोधित करते हैं, तो मोदी शाह की जोड़ी को गठबंधन सरकार चलाने में महारत हासिल नहीं है। वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक अकेला कितनों पर भारी के नैरेटिव को सेट करते रहते हैं और उस नैरेटिव के सहारे सरकार चलाते रहे। लेकिन आज जनमत ने यह हालात कर दिए, जनता के जनादेश ने सरकार को इसके लिए मजबूर कर दिया कि नंबर आपका 240 है, 272 तक पहुंचने के लिए आपको नानी फैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, आपको चिराग पासवान का सहारा लेना पड़ेगा, आपको एकनाथ शिंदे का सहारा लेना पड़ेगा और जरूरत तो जीतन राम मांझी और अजीत पवार के सांसद की भी होगी, पवन कल्याण के सांसद की भी होगी, जयंत चौधरी के सांसद की भी होगी। ये हालात जब बीजेपी के सामने बन गए तो अब इंच दर इंच 240 को 272 पहुंचाने की कवायद शुरू होने जा रही है। और कहां से शुरू हो रही है, किस राज्य से शुरू हो रही है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग हनुमान बने हुए थे, अब जिन्हें राम मान करके वो अपनी राजनीति कर रहे थे, सबसे पहले उनके घर में डाका डलने वाला है, सबसे पहले उनकी पार्टी में दूसरी बार डाका डलने वाला है। लेकिन यह ऑपरेशन वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में देखते जाइए, महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है और महाराष्ट्र हरियाणा के साथ साथ झारखंड का चुनाव है। और इन चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की सत्ता अगर बीजेपी 240 के नंबर पर ही अटकी रही तो यह सत्ता बचनी नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राहें जुदा हो सकती है। दोनों नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टाटा बाय बाय कहते हुए एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं और कभी भी किसी भी वक्त इस सरकार को नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर सत्ता से रुखसती करा सकता है। तो इस रुखसती से बचने के लिए इंच दर इंच आगे बढ़ने की कवायद चल रही है। स्वाभाविक है कि जब चिराग पासवान की पार्टी पर नजरें होने की खबरें आ रही है तो खुश तो नीतीश कुमार भी होंगे। उन्हें खुश होना भी चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की जो राजनीतिक दुर्दशा हुई, उस राजनीतिक दुर्दशा के पीछे कोई एक फैक्टर जिम्मेदार है तो फैक्टर 2020 के विधानसभा चुनाव का वो चिराग मॉडल है, जिस चिराग मॉडल के तहत टारगेटेड तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, कुछ एक भाजपा की सीटों पर भी लड़ी थी, लेकिन मोटे तौर पर जेडीयू की सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष रूप से सहयोग भी मिल रहा था। कई भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े कार्यकर्ता भाजपा का दामन छोड़कर या यूं कहें रणनीतिक तौर पर छोड़कर चिराग पासवान के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे थे। स्वाभाविक है, जब 6 सांसद थे तो न सिर्फ उस वक्त इसे ऑपरेशन नीतीश कहा गया कि 6 में से 5 सांसद, चाचा भाई तक, चचेरे भाई और चाचा तक सब लोग चिराग पासवान का साथ छोड़ गए और चिराग पासवान का साथ छोड़ने के बाद सीधे सीधे हालात बदल गए। चिराग पासवान अकेले रह गए, 5 लोग दूसरे खेमे में चले गए और आज उनकी पार्टी के जब 5 सांसद हैं तो 5 में 2 तिहाई का आंकड़ा
4 सांसदों का होता है। 4 सांसदों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उनके बहनोई भी सांसद हैं, अरुण भारती। जब तक वो साथ नहीं आएंगे तब तक ये आंकड़ा पूरा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चाचा और चचेरा भाई अपना नहीं हुआ तो बहनोई को लेकर कोई गारंटी कैसे दे सकता है? राजनीति में तो सुबह में कोई क्या कर रहा है, सुबह में कस्मे वादे कुछ और खा रहा है और दोपहर होते होते कोई कहीं और चला जा रहा है। ये रवायत है राजनीति की। तो आने वाले वक्त में सबसे पहला निशाना चिराग पासवान की पार्टी पर लगने जा रहा है। हनुमान बने थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी का हनुमान कहकर, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर जेडीयू की सीटों पर वोट मांग रहे थे। लेकिन अब जिन्हें राम बनाया, जिनके हनुमान बने, क्या वही पार्टी तोड़ेंगे? आने वाले कुछ वक्त में इस सवाल का जवाब आपके सामने होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऑपरेशन लोटस की शुरुआत लोजपा से होती है, चिराग पासवान की पार्टी से होती है, तो क्या एनडीए के अंदर शामिल दूसरे दल, मसलन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, एकनाथ शिंदे की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी, क्या उस ऑपरेशन लोटस से बच पाएंगे? कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक एक कर तो सबका नंबर आएगा। यहां लोकसभा छोड़िए, राज्यसभा में बहुमत की दरकार थी तो तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों को भी थोक के भाव भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया था। 4-5 साल पहले की बात है। लेकिन यहां तो बीजेपी जहां सरकार बननी बिगड़नी है, लोकसभा में 272 के आंकड़े के कितना नजदीक पहुंचा जाए ताकि सरकार की सेफ्टी को लेकर सुनिश्चित हुआ जा सके, उसमें सबसे पहला निशाना चिराग पासवान की पार्टी तो नहीं है। कई सारे सवाल हैं जिससे चिराग पासवान की पार्टी और बीजेपी के बीच रिफ्ट बढ़ने की खबरें आ रही है। चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा में, आरक्षण में, कोटा विद इन कोटा के फॉर्मूले पर सख्त आपत्ति जताई। चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अलग लाइन ली। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का सदस्य होने के बावजूद जहां जनता दल यूनाइटेड अंदर खाने सरकार पर दबाव बनाती है, चाहे वक्फ बोर्ड हो या कोई दूसरा मुद्दा हो, ब्रॉडकास्ट बिल हो, लेकिन चिराग पासवान बाहर से दबाव बनाते हैं। चिराग पासवान खुलकर मीडिया में बयान देकर के खेल करते हैं। तो ये हालात हो गए हैं। लेकिन चिराग पासवान के बाद अगला नंबर किस पार्टी का होगा, इस सवाल में भी लोगों की दिलचस्पी है। तो अगला नंबर स्वाभाविक है कि उसी पार्टी का होगा जिसका संसदीय दल टूटने लायक होगा। एनडीए के कोर कंस्टिट्यूएंट पर नजर डालें, एनडीए के जो घटक दल हैं उन पर नजर डालें। 5वें नंबर की पार्टी है एनडीए के अंदर चिराग पासवान की पार्टी। नंबर 1 बीजेपी 240 सांसद। नंबर 2 चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के कितने सांसद? 16 सांसद। नंबर 3 नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 12 सांसद। नंबर 4 एकनाथ शिंदे की पार्टी 7 सांसद। और नंबर 5 पे कौन सी पार्टी है? नंबर 5 पर जो पार्टी है उसका नाम है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, LJPR। उसके सांसदों की संख्या 5। उसके नीचे तो 2 सांसदों वाली पवन कल्याण की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी है। जयंत चौधरी की पार्टी का भी नंबर लग सकता है। लेकिन जो स्वाभाविक सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या एकनाथ शिंदे के सांसदों को तोड़ा जाएगा? महाराष्ट्र के नेताओं के पास पैसे की कमी नहीं होती, आमतौर पर नहीं होती, इक्के दुक्के अपवाद हर जगह है, लेकिन आमतौर पर महाराष्ट्र में बिना पैसे वाला व्यक्ति शायद ही राजनीति कर पाए। तो जहां पैसा है और पैसा इस रूप में है कि पैसे के बिना सियासत नहीं हो सकती, तो वहां साफ जाहिर होता है कि ईडी का स्कोप भी है। ईडी का रास्ता भी वहां खुल जाता है कि ईडी के प्रेम पत्र के बाद किसी को राजनीतिक तौर पर ब्लैकमेल किया जा सके। ईडी के प्रेम पत्र के बाद कई लोगों को पार्टी बदलते आपने देखा, हेमंता बिश्व शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक, और कई नाम है, दर्जनों नाम ऐसे मिल जाएंगे। नारायण राणे का भी जिक्र आप कर सकते हैं, छगन भुजबल का भी जिक्र कर सकते हैं, अजीत पवार का भी जिक्र कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने पर विवश हो गए। तो महाराष्ट्र की पार्टी एकनाथ शिंदे जिनके 7 सांसद हैं, वो अगला नंबर होगा। लेकिन ये नंबर यहीं रुकेगा नहीं।
रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है कि सहयोगी दलों को कैसे सफाचट करना है। महाराष्ट्र में बीजेपी को पैर जमाने का मौका किसने दिया? बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने। तोड़ा किसे गया गुवाहाटी मॉडल से? बाला साहब ठाकरे की पार्टी को, उनके बेटे की सत्ता को। ठीक इसी तरह से देखें, हरियाणा में बीजेपी को जगह किसने दी? ओम प्रकाश चौटाला ने। तोड़ा किसे गया? ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और परिवार को। ठीक इसी तरीके से देखें, बिहार में नीतीश कुमार ने जगह दी बीजेपी को। भाजपा में लालू यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोई अकेले लड़ पाने में सक्षम नहीं था, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा लड़ने आई। नीतीश कुमार की पार्टी को चिराग मॉडल से कमजोर किसने किया? उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बहकाने का काम किसने किया? बीजेपी ने। उसके आगे बढ़कर देखें, नवीन पटनायक, उड़ीसा की जमीन पर कदम रखने के लिए बीजेपी को पहला न्योता नवीन पटनायक ने दिया। नवीन पटनायक का भी चंद महीने पहले की बात है, 2.5-3 महीने पहले की बात। कौन से किस आईएएस को लेकर के आ गए वो अपना एडवाइजर बना के। आजकल नेताओं का एक चलन है कि वीआरएस दिलाकर आईएएस ऑफिसर को पार्टी में सीधे एंट्री कराने का, और उसके बाद वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान समझने बैठ लगता है और उसके बाद उसकी पार्टी बिखर कर रह जाती है। नीतीश कुमार की पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह, बाद में बीजेपी के फोल्ड में चले गए थे। और इन सब राज्यों की सूची में कर्नाटक का भी नाम आता है, जहां जेएच पटेल के नेतृत्व वाली जनता दल की सरकार ने बीजेपी को पहली एंट्री दी थी और येदियुरप्पा को वहां तक पहुंचाया था। आज स्थिति क्या है सभी जानते हैं कि जनता दल ही बिखर चुका है। वहां देवेगौड़ा परिवार, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परिवार की एक प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील हो गई है, जो 2-4 जिलों तक इसका असर है। तो ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। कई राज्यों में यह देखा गया दरअसल कि जिसने बीजेपी को पनाह दी, बीजेपी ने सबसे पहले उसे ही उसके घर में ही खेल करने का काम किया। तो क्या अब हनुमान की बारी है और एक एक कर सबका नंबर आने वाला है? खेल कई स्तरों पर है और सबसे पहला टारगेट जो सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है, किसी बिल को जेपीसी में भेजना पड़ रहा है, किसी बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है, किसी बिल पर चर्चा करने से बचने के लिए उसको वापस लेना पड़ रहा है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल की हालत आप देखें, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, कई तरह के मामले सामने आते हुए दिखे हैं। और इन सब मामलों को लेकर सरकार जिस तरह से समझौतावादी रुख की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, उस समझौतावादी रुख के आदि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति नहीं रही है। यही सबसे बड़ी विवशता है बीजेपी की। और कोई राजनेता व्यवस्था के साथ साथ अपने आदतें भला छोड़ता है क्या? कतई नहीं, अपनी आदतों को कतई नहीं छोड़ता। यही स्थिति बीजेपी की है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा बांह मरोड़ने वाली राजनीति को तवज्जो देने के आदी बताए जाते हैं। कितने आदी हैं, कितने वो बांह मरोड़ने की कोशिश करते हैं राजनीतिक दलों की, वो उनके क्रियाकलाप को देखने पर पता चलेगा। उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत है। लेकिन आर्म ट्विस्टिंग की कोशिशें तो राजनीति में हर राजनीतिक दौर में अलग अलग राजनीतिक दलों ने की। इस स्तर पर जो बीजेपी आज कर रही है शायद किसी ने नहीं की थी। एक तरफ ईडी, दूसरी तरफ सीबीआई, तीसरी तरफ दल तोड़ना, चौथी तरफ ऑपरेशन लोटस, और इन सब के दायरे में कभी विपक्षी दल तो कभी सहयोगी दल। एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को भी बार्गेनिंग पावर में आने से रोका जाए, संघ की ताकत को भी, भाजपा के अंदर कुछ कह पाने की उनकी ताकत को भी कमजोर करके उनको डोरमेंट बनाकर रखा जाए, और एक तरह से करिश्मा को इस रूप में, दल बदल की पूरी प्रक्रिया को इस रूप में दिखाया जाए कि गोदी मीडिया की पूरी जमात उसे कथित चाणक्य नीति कहकर परिभाषित करने के लिए कहीं हल्ला बुलवाता रहे, कहीं कुछ और कराता रहे, कहीं दंगल फंगल कुछ भी कराता रहे। तो ये हालात बनाए रखने के लिए दरअसल, और अपनी सत्ता को कैसे सुरक्षित रखा जाए, महाराष्ट्र के बाद होने वाली भगदड़ का शायद पहले से अंदेशा हो गया है। और उस भगदड़ से बचने के लिए, कोर्स करेक्शन के लिए जो सबसे सॉफ्ट टारगेट है, उस सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने की कवायद
अब अंतिम दौर में पहुंचती हुई दिख रही है। ये अंजाम के रूप में किस दिन सामने आता है वो देखना बड़ा दिलचस्प है, लेकिन उम्मीद है इस खेल का पटाक्षेप आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तात्कालिक तौर पर खुशी नीतीश कुमार को जरूर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में नीतीश कुमार की राजनीति, अगर नीतीश कुमार नहीं चेते तो उनकी राजनीति भी इसी का शिकार बनने वाली है। देखते जाइए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।